Hello everyone, welcome back in the second lecture of economics series. So I hope कल मैंने जो भी पढ़ाया था आपने वो अच्छे से रिवाइज कर लिया है कल का लेक्चर। और मैंने ना कल वाला लेक्चर जैसे मैंने आपको बोला ही था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड भी कर दिया था। कहाँ पर अपलोड किया था? मैंने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है और मैं आपको बता भी देती हूँ, यूपीएससी विद अंशिका पंवार। आप ये टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए, वैसे तो लिंक भी मेंशन है नीचे, आप वहां से भी जा सकते हैं। सॉरी, ठीक है, आप यहाँ पर जाइए और वहां से कल का लेक्चर भी अपलोडेड है वहां पर, और मैं आज वाला भी ये वहीं पर डाल दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कोस्ट? कोस्ट क्या है? क्या होगा कोस्ट? बहुत ही सिंपल टर्म है ना, कि जो टोटल एक्सपेंस हुआ किसी भी कमोडिटी को बनाने में, किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो टोटल एक्सपेंस जितना हुआ है, क्या होगा वो? उसका कोस्ट होगा उसका। अब कोस्ट के क्या है, कुछ डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले क्या आएगा? ये वाला मनी कोस्ट, डायरेक्ट कोस्ट, एक्सप्लिसिट कोस्ट। क्या होता है मनी कोस्ट? नाम से थोड़ा सा क्या समझ में आ रहा है कि मनी कोस्ट क्या मतलब है इसका? यानी कि कुछ समथिंग ऐसा होगा कि कितना मनी वैल्यू, कितना एक्सपेंस हुआ है, राइट? सो टोटल मनी एक्सपेंस incurred by a firm in producing commodity। किसी फर्म के द्वारा किसी भी, ये कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, इस कमोडिटी को बनाने में उन्होंने कितना खर्च किया है, कितनी मनी को स्पेंड किया है, कितनी मनी स्पेंड हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी कोस्ट। मनी कोस्ट बोल सकते हैं इसी को हम, और क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कोस्ट, राइट? मनी कोस्ट, डायरेक्ट कोस्ट और एक्सप्लिसिट कोस्ट। फिर अच्छा, ये एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले किसी भी कमोडिटी को बनाने में किसका यूज होता है? रॉ मटेरियल का। अगर हम कोई क्लॉथ भी बना रहे हैं कॉटन का, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या होगा? हमारा कॉटन यूज होगा उसमें, राइट? सो रॉ मटेरियल का कोस्ट। फिर सैलरीज दी जाएगी एम्प्लॉयज को, वेजेस दिया जाएगा, और क्या होगा? रेंट का पेमेंट होगा। अगर किसी बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में अगर हम कहीं कुछ बना रहे हैं, किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा। फिर क्या आएगा आपका? फ्यूल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा एक्सपेंस भी इंक्लूड होगा उसी में। तो इन सबको ही यही सारा एक्सपेंडिचर फिर किस में आता है? क्या बोलते हैं उसी को हम? मनी कोस्ट या फिर डायरेक्ट कोस्ट। ऑलराइट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्लिसिट कोस्ट। इम्प्लिसिट कोस्ट क्या होता है? ये देखो वर्ड लिखा है यहाँ पर, हिडन। हिडन से क्या मतलब है? कि कुछ समथिंग ऐसी कोस्ट है कि जो ऐसे डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रही है, राइट? मनी कोस्ट का तो डायरेक्ट पता लगता है कि ठीक है, रॉ मटेरियल को बाय करने में इतना खर्च हुआ है, इस चीज़ को करने में इतना, सैलरी में इतना दे दिया, वो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या है? ये हिडन और नॉन मॉनिटरी एक्सपेंस है। यानी कि कोई भी बिजनेस या कोई इंडिविजुअल वो खुद के सेल्फ ओन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। किस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है? अपने खुद के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लें, ये कोई फार्मलैंड है, तो फार्मर क्या कर रहा है? वो खुद भी इसमें लेबर प्रोवाइड कर रहा है, और क्या उसके हो सकता है उसकी फैमिली भी यहीं पर लेबर प्रोवाइड कर रही है, फैमिली लेबर भी आ रहा है यहीं पर, राइट? सो इस टाइप के कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? क्या होगा ये? इम्प्लिसिट कॉस्ट। उनको कुछ मैंने मनी वैल्यू मिल रही है, उसके लिए नहीं मिलती, अपने उसके लिए फैमिली वालों को नहीं मिलती, तो ये किस में आ जाएगा? हिडन कॉस्ट हो गया ये, इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट फिर आपका आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी। क्या क्या? आपका इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट अभी हमने पढ़ लिया कि क्या है इम्प्लिसिट, और प्लस एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या है? मनी कॉस्ट, वही नाम बताया था ना अभी, मनी कॉस्ट और एक्सप्लिसिट दोनों सेम ही होता है। तो ऑल पेमेंट मेड टू द रिसोर्सेज ओन्ड एंड परचेज और हायर्ड, जितना भी पेमेंट पे किया गया है खुद के रिसोर्सेज के लिए भी, और जो उसने हायर किया है या परचेज किया है किसी भी फर्म ने, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, तो क्या होगा वो? उसका इकोनॉमिक कॉस्ट होगा। कुछ सेल्फ का लेबर या मतलब रिसोर्स जितने होंगे वो भी यूज हुए हैं, कुछ चीज़ें उसने बाहर से हायर की है फर्म ने किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए, तो वो क्या होगी? इस पर्टिकुलर कमोडिटी की इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, राइट? फिर ये मैंने आपको कल भी बताया था, या आप रिकॉल करो, मैंने बताया था ना, अल्टरनेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है ये? क्या था ये? मैंने क्या बताया था आपको? अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर डिसीजन लेने में हमने कुछ तो गिव अप किया होगा ना।
अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2-3 साल अपना बहुत ही कीमती टाइम इसमें दे रहे हैं, तो कुछ और अल्टरनेटिव था ना जो आप कर सकते थे इस टाइम पर। जॉब कर सकते थे कहीं प्राइवेट में, कहीं कुछ और पर्टिकुलर जॉब कर सकते थे, राइट? तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोल। सो दैट इज अल्टरनेटिव कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टर्म्स पता होनी चाहिए छोटी छोटी ये। कई बार यहीं से किसी पीसीएस में या कहीं भी मतलब क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो जाते हैं, टर्म का मतलब ही नहीं पता होता है। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट मैकेनिज्म। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मार्केट, क्या है मार्केट। वैसे तो आपको पता ही है सबको मार्केट क्या होता है। ये कोई प्लेस है मार्केट, यहाँ पर क्या होगा, जो बायर होंगे, जो कंज्यूमर होंगे, वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने खरीदने आएंगे, और एक क्या होगा, एक नहीं मतलब सो मेनी सेलर्स होंगे या प्रोड्यूसर्स होंगे। वो क्या करेंगे, अपनी कमोडिटी को यहाँ बेचेंगे और बायर उसको खरीदेगा। इस प्लेस को ही हम क्या बोलते हैं? मार्केट। अरे समझ में मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस जहां पर कमोडिटी को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज हो रहा है तो कैसे हो रहा है? आप डायरेक्ट तो किसी बायर से नहीं, किसी प्रोड्यूसर से नहीं मिल रहे हो ना जाके, तो वो इनडायरेक्ट हो रहा है, और डायरेक्ट भी हो सकता है। ऑल राइट। फिर नेक्स्ट आपका आता है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या आएगा? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड किसके इक्वल है? क्वांटिटी सप्लाई की। क्या है ये? मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्वांटिटी डिमांडेड किसके इक्वल है? क्वांटिटी सप्लाइड के। कितनी आइडियल सिचुएशन है ना, डिमांड भी उतनी ही हो रही है इकोनॉमी में, सप्लाई भी प्रोड्यूसर उतना ही कर रहा है, वेरी आइडियल सिचुएशन, राइट। सो मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी ग्राफ देख लेते हैं क्या है इसमें। ये आपको कुछ लग, कल मैंने आपको बताया था ना ग्राफ, मैंने आपको कल 2 ग्राफ बताए थे। एक हमने ऐसे देखा था, ये वाला ग्राफ देखा था ऐसे, ये किस चीज़ का था बताओ आप मुझे, और एक ये वाला ग्राफ देखा था। जल्दी से रिकॉल करो, इससे पता भी चलेगा आपने कल कितना पढ़ा है, और वो पढ़ा हुआ आपको कितना भी रिकॉल हो पा रहा है। पढ़ना जरूरी नहीं होता, पढ़ के चीजों को रिकॉल करना, बार बार देखना, वो भी जरूरी होता है। आप देखिए क्या था ये, यहाँ क्या आता है? प्राइस आता है, इधर क्या आता है? ये क्वांटिटी। क्या आएगा बताइए? डिमांड आएगा कि सप्लाई आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये किस चीज़ का ग्राफ था? डिमांड और प्राइस का। ये क्या था यहाँ पर? ये प्राइस है, फिर इधर क्या आएगा? कितनी क्वांटिटी सप्लाइड। ऑल राइट। यहाँ क्या लग रहा है आपको? दोनों एक ही में आ गए, क्वांटिटी भी और सप्लाई भी। ठीक है, देखते हैं चलिए। अब देखिए क्या हो रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का कर्व, क्या बोलते हैं इसको हम? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं दोबारा बताइए? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑल राइट। अच्छा, अभी हम ये समझते हैं शॉर्टेज कैसे आई है, शॉर्टेज कैसे आई है, एक बार ये देखते हैं ध्यान से इस ग्राफ पर। ये मैंने आपका बना लिया, ये देखिए, ये हमने बना दिया किस चीज़ का ग्राफ, किसका ग्राफ बनाया है मैंने? डिमांड वाला, ठीक है। और ये हमने इधर ले लिया सप्लाई। ऑल राइट। तो अब देखते हैं, ये किसी पर्टिकुलर, ये हमने मान लिया, सॉरी, ये P1 प्राइस है आपका। P1 प्राइस पर मान लीजिए, ये P1 प्राइस पर इतनी सप्लाई हो रही है, ठीक है। ये है आपका QS, प्राइस सेम है, इसी प्राइस पर डिमांड वाला कर्व है। डिमांड कितनी है? डिमांड यहाँ पर है आपकी, ये कितनी? QD। तो ये सप्लाई है, ये डिमांड है। अब डिमांड तो ज़्यादा हो रही है सप्लाई से, दिख रहा है ना, एकदम विजिबल है बिल्कुल। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या बोलेंगे हम इस चीज़ को? क्या बोलेंगे? शॉर्टेज। इसका मतलब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में क्या है? शॉर्टेज है। P1 प्राइस पर सप्लाई उसकी QS है, QD क्या है? उसकी डिमांड है। सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। डिमांड क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? उस कमोडिटी का शॉर्टेज होगा मार्केट में। दूसरी सिचुएशन देखते हैं हम, हमने मान लिया ये P2 है, इस P2 पर क्या हो रहा है? यहाँ P2 पर ये ले लीजिए आप, ठीक है,
ये क्या है, ये किस चीज का ग्राफ है, आपका डिमांड का ग्राफ है, तो P2 पर ये मैंने मान लिया QD2। ऑल राइट, और ये इधर ये क्या होगा, थोड़ा मैंने इधर बना लिया, ये क्या है आपका QS2, सप्लाई है ये आपकी। ऑल राइट, तो क्या हो रहा है, सप्लाई की ये क्या है, ये ज़्यादा है ये कम है, इसका मतलब क्या है, डिमांड इकोनॉमी में कम है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो किसी भी कमोडिटी की अगर सप्लाई, हमने कहा सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है इकोनॉमी में, सोचो क्या होगा उससे। कुछ आइटम्स ऐसे होंगे ना प्रोड्यूसर के पास जो अनसोल्ड रह जाएंगे, बिकेंगे ही नहीं, राइट, क्या होंगे, अनसोल्ड आइटम्स। ठीक है, समझ आ गया ये अच्छे से। अच्छा, ये जो पॉइंट रहता है ये वाला, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये जहाँ पर ये क्या डिमांड का है, ये सप्लाई का कर्व है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करें आपस में, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बनाइए ये ग्राफ अपने साथ साथ, नोटबुक में बनाइए यहाँ के साथ साथ, तभी समझ में आएगा ना, बना के देखिए बार बार कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे हो रहा है। चलिए, चलिए नेक्स्ट, आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट फिर आपका है मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म को और क्या बोलते हैं हम, प्राइस मैकेनिज्म और इनविजिबल हैंड। एडम स्मिथ ने दिया था ये, प्राइस मैकेनिज्म और इनविजिबल हैंड। अच्छा, ये क्या है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया जा रहा है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट मैकेनिज्म। ध्यान से देखना आप ये टर्म, एंड में आज मैंने क्या किया है, कुछ PYQs भी लिए हैं, तो वहां से चेक होगा फिर कि आपको मैं जो ये अभी आपको पढ़ा रही हूँ कितनी चीजें आपको एंड तक याद रहेंगी। तो अच्छे से समझ आ गया क्या है मार्केट मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइस मैकेनिज्म और इनविजिबल हैंड। फिर दूसरी चीज क्या है इसमें, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर रहे हैं हम, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर रहे हैं, किसके बेसिस पर, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है कमोडिटी की, राइट, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। फिर आगे ना दो टर्म्स है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एक आपकी आएगी ये परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, एक है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी, और फिर नेक्स्ट है आपकी आपका मार्केट एक्सचेंज। नेक्स्ट आएगा क्या, मार्केट एक्सचेंज। चलिए दोनों को देखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी देखते हैं पहले क्या है। इतना तो समझ आ रहा है क्या है, ये एक एक्सचेंज रेट सिस्टम है दोनों ही, चाहे आपका परचेजिंग पावर पैरिटी हो या फिर आपका मार्केट एक्सचेंज हो, तो दोनों ही क्या है आपके, ये दोनों क्या है, ये एक्सचेंज रेट सिस्टम है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या देखते हैं हम, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी अलग अलग करेंसीज हैं, ये तो हमें पता है। अब किसी मतलब जो परचेजिंग पावर कितनी है करेंसीज की अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं USA का और इंडिया का, राइट, ये हमने यहाँ लिया भी है ना, ये देखिए हमने कहा कोक है 300 ml का, अब USA में सपोज कीजिए कि वो $1 में आ रहा है, ये जस्ट हमने एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो इतने का ही आ रहा है, वहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, कोक हमने मान लिया कि वहाँ पे $1 का आ रहा है, और वही चीज़ इंडिया में हमने मान लिया कि 35 रुपीज़ की है। अब मैकडी का बर्गर है, हमने मान लिया कि ये $2 का है वहाँ पर, और इंडिया में वही चीज़ 100 रुपीज़ में आ रही है। फिर iPhone 13 ले लिया, मान लिया सपोज ये $1000 में है, इंडिया में हमने मान लिया 900, इतना 9000 में तो वैसे नहीं आता ये, बट स्टिल हमने मान लिया तब भी कि 9000 में है सपोज। ऐसे ही और भी कमोडिटीज़ हैं, ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हुई है अभी, कभी आप सोचो इसी का सम ये ले लिया, नहीं, ये लिस्ट अभी जा ही रही है और भी आगे, एक प्रॉपर हमने बास्केट तैयार कर ली है, कुछ और भी अभी आगे और भी प्रोडक्ट्स आएंगे। तो अब ये देखिए आप, ये हमने तो हमने मान लिया ये कितना आ गया टोटल, आपका $10 लाख हो गया ये, ठीक है, सॉरी $1 लाख हो गया ये आपका, कितना डॉलर आ रहा है पूरी पूरी कमोडिटी में आपका, आपका $1 लाख आ रहा है, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है, इंडिया में कितना आ रहा है, इस पूरी बास्केट का प्राइस कितना आ रहा है, ये 23 लाख रुपीज आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सेम कमोडिटीज को खरीदने के लिए, इन एन नंबर ऑफ थिंग्स को खरीदने के लिए US में कितना पे किया जा रहा है, $1 लाख, इंडिया में कितना पे किया जा रहा है, 23 lakhs। तो यहाँ से क्या पता चला कि $1 कितने के इक्वल हो गया, 23 रुपीज के इक्वल हो गया। समझ आ रहा है आपको,
एक पर्टिकुलर बास्केट को खरीदने के लिए अगर यूएस में लोग कितना पे कर रहे हैं, $1 लाख, इंडिया में कितना कर रहे हैं, 23 लाख रुपीज कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पीपीपी के टर्म्स में यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में $1 किसके इक्वल हो गया, 23 रुपीज के इक्वल हो गया। तो क्या हुआ फिर परचेजिंग पावर पैरिटी, कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो अपनी रेस्पेक्टिव कंट्री में कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, राइट। पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। इट इज एन एक्सचेंज रेट सिस्टम अंडर विच एक्सचेंज रेट ऑफ वेरियस करेंसीज आर डिटरमाइंड। क्या लिखा है, वेरियस करेंसीज का एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन करेंगे किसके बेसिस पे, कि उनकी रिलेटिव परचेजिंग पावर कितनी है अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कंट्रीज में, अपनी कंट्री में वो कितनी बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स को कितना खरीद सकते हैं, है ना। कि जैसे कि रुपी क्या खरीद सकता है इंडिया में वर्सेस वो डॉलर कैन बाय इन यूएस। ऑलराइट, आ गया आपको अच्छे से समझ में क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी। दोबारा से रिकॉल करो क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी। अपनी रेस्पेक्टिव कंट्रीज में किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी है वो कितना परचेज कर पा रही है। जब हम उसी को आपस में देखते हैं कि ठीक है यूएसए में हमारा इस पर्टिकुलर बास्केट के लिए इतने में खरीद लिया, इंडिया में इतने में खरीदा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मार्केट एक्सचेंज रेट। इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक एक्सचेंज रेट है, लेकिन ये किस हिसाब से डिसाइड हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज, कि किसी करेंसी की डिमांड कितनी है और कितनी वो सप्लाई हो रही है, कोई करेंसी, राइट। अब जैसे डॉलर है बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, सप्लाई भी होता है, देखा होगा ना जितना भी हमारा एक्सपोर्ट होता रहता है तो किस में हो रहा है, सब डॉलर में हो रहा है। कुछ कुछ नहीं और करेंसीज में भी होता है बट डॉलर में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए अभी कुछ टाइम पहले करंट में भी था डी डॉलराइजेशन, राइट। कि कैसे केवल डॉलर पे ही डिपेंड ना रहा जाए और हम गोल्ड का यूज़ करें या और करेंसीज को और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो वो क्या है, मार्केट एक्सचेंज रेट, कि किसके हिसाब से डिसाइड होगा ये, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज इन इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट। बैंक्स के बीच में फॉरेन करेंसीज का कितना डिमांड एंड कितनी सप्लाई हो रही है मार्केट में, राइट। तो क्या होगा वो मार्केट एक्सचेंज रेट। अच्छा हमने यहाँ किया कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज। अगर हम डॉलर के एग्जांपल लें तो डॉलर की सप्लाई कैसे होगी, डिमांड एंड सप्लाई हो कैसे रही है करेंसीज की, हम डॉलर के एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारे यहाँ डॉलर कैसे आएगा बाहर से, सप्लाई कैसे होगी, कोई फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है हमारे यहाँ घूमने आया है कहीं, तो वो क्या लेके आएगा अपने साथ, डॉलर लेके आएगा, राइट। कोई फॉरेन किसी कंपनी ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है तो किस इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होगा, वो भी डॉलर की फॉर्म में ही होगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। एक्सपोर्ट होगा तो वो भी कैसे होगा, डॉलर की फॉर्म में ही होगा। फिर रिमिटेंसेस क्या होता है, कोई बाहर जॉब कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में हमारे यहाँ के लोग, अब वो क्या करेंगे वापस फिर क्या भेजेंगे, वहाँ से डॉलर की फॉर्म में मनी आएगी अपनी फैमिलीज को या फिर अपने पेरेंट्स को, तो उससे भी क्या हो रहा है, डॉलर की सप्लाई हो रही है इंडिया में, ठीक है। तो समझ आ गया ना आपको डॉलर की सप्लाई के कुछ कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं, और भी लिस्ट है ये, इतना ही नहीं है कि कैसे हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई होती है, ठीक है। अब डिमांड कैसे होगी डॉलर की, डिमांड कैसे होगी सोचो। अब सपोज आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, ठीक है, आपको अमेरिका जा रहे हो, कहीं भी किसी अदर कंट्री में आप घूमने जा रहे हो जहाँ की करेंसी में भी डॉलर है, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, किस चीज़ की डिमांड करोगे, डॉलर की डिमांड करोगे। तो कोई इंडियन टूरिस्ट जब अब्रोड जाएगा वो किसकी डिमांड करेगा, डॉलर की, तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। फिर और क्या होगा, अगर कोई इंडियन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है किसी कहीं फॉरेन में, किसी फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंट्री में इंडिया वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, राइट। इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट के टाइम पे भी क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। बाहर से अगर हम सामान मंगा रहे हैं पेमेंट कैसे करेंगे, डॉलर की फॉर्म में होगा ना। जैसे एक्सपोर्ट में क्या था, डॉलर हमारे यहाँ आया था, हमने कमोडिटी बाहर भेजी थी, और किसी भी प्रोडक्ट को बाहर भेजने पे क्या आया था फिर वापस, डॉलर मिला था, डॉलर की सप्लाई हुई थी। अभी हमने एक यहाँ पे पढ़ा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो डॉलर की सप्लाई हुई थी। अब यहाँ आप देखिए, हो सकता है वो उसी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लें, जो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट किया था इंडिया में, अब उसने क्या कहा कि ठीक है मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया अपना, अब ये इन्वेस्टमेंट क्या करना है, वो उसको विड्रॉ करना चाह रहा है, तो विड्रॉ किस फॉर्म में करेगा वो, किस फॉर्म में विड्रॉ होगा वो, डॉलर की फॉर्म में विड्रॉ होगा, राइट। आ रहा है समझ कि डॉलर की डिमांड कैसे हो रही है,
दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, और भी जा सकती है ये लिस्ट भी। चलिए अब नेक्स्ट आगे आपका आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होते हैं यहाँ से, आए भी है PYQs में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, अब आपको अच्छे से पता है कि क्वांटिटी डिमांड क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का, पता है ना अच्छे से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा है ना, किसकी वजह से? कुछ पर्टिकुलर इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, हो सकता है प्राइस की वजह से, हो सकता है इनकम की वजह से। तो कुछ कुछ फैक्टर्स की वजह से जो किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोबारा सुनिए, क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में जो चेंज आ रहा है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है? वो कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि प्राइस की वजह से हो सकता है वो चेंज, हो सकता है प्राइस इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, आगे बताऊंगी वो सारा मैं। इनकम की वजह से हो सकता है इनकम इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, तब भी क्वांटिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी ना सर्टेन टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट क्या है हमारा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, किसकी वजह से? प्राइस में चेंज होने की वजह से। प्राइस में चेंज हुआ, उसकी वजह से किसी भी कमोडिटी का डिमांड चेंज हुई है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है, किसकी वजह से? प्राइस में चेंज आने की वजह से। फॉर्मूला क्या होगा ईडी का? ईडी क्या है? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या होगा ये? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको अच्छे से बैठ गया दिमाग में। चलिए अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बिना कुछ सर्टेन टाइप्स हैं, लाइक इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक। अब ये डिपेंड करेंगे इस ईडी की वैल्यू पर। अब देखिए, अगर ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 कब होगी खुद सोचिए। 1 कोई भी चीज़ क्या होती है, मैं आपको, चलिए हम कोई वो ले लेते हैं फ्रैक्शन। हमने लिया 7/6 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या आएगा? कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? वैल्यू कुछ ऐसी आएगी ना ये। तो इसमें क्या हुआ ये, इसका मतलब ये कब आई वैल्यू? ग्रेटर देन 1। ये क्या ग्रेटर देन 1 हो गई ना ये, तो कब बनी है वैल्यू ग्रेटर देन 1? जब आपकी ये वैल्यू वैल्यू में ज़्यादा बड़ी है, ये चेंज आ रहा है इसमें। तो सिमिलरली आपका जो इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, यानी कि जो क्वांटिटी आपकी डिमांडेड है वो ज़्यादा चेंज हो रही है प्राइस की चेंज होने से भी। प्राइस की चेंज में जितना चेंज आ रहा है ना, प्राइस में थोड़ा भी अगर चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी आपकी डिमांड एकदम, उसकी डिमांड में बहुत चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड, राइट? फिर नेक्स्ट आएगा आपका, अगर ईडी की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा? इन इलास्टिक डिमांड। कैसी है ये इन इलास्टिक डिमांड? क्या मतलब इन इलास्टिक डिमांड का? कब होगी वैल्यू लेस देन 1? यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किससे कम है? प्राइस से। मतलब जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो ज़्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा है। इनइलास्टिक, इनकी कोई चीज़ बहुत ज़रूरी रही होगी ना, बहुत नेसेसरी होगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जब रहती है इकोनॉमी में, तो प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, क्वांटिटी की डिमांड में इतना चेंज नहीं आता, राइट? जो बिल्कुल इसेंशियल चीज़ है एकदम, उसमें क्या ही चेंज आएगा? ज़्यादा नहीं आएगा। तो क्या हो गया? इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो और जब क्वांटिटी, तो क्या हो गया? ये ईडी लेस देन 1। नेक्स्ट क्या आता है फिर आपका? आ रहा है ना आपको समझ में कैसे हो रहा है? इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं ये, लगता है कई बार देखने से, बट है नहीं इतना। ईडी इक्वल 1, यहाँ से तो पता ही चल रहा है क्या मतलब है इसका। जितना चेंज यहाँ हुआ है इक्वली उतना ही चेंज यहाँ हुआ है। क्या आएगा इसमें कि जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में, वो किसके इक्वल है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या होगा ये? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ईडी इक्वल 1। फिर है ईडी इक्वल 0। 0 कब बनेगा आपका? इसको क्या बोलते हैं हम पहले तो? परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या है? ईडी 0 होने का मतलब क्या है कि आपकी जो ये वाली वैल्यू है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें चेंज ही नहीं आ रहा है कुछ। क्या हो रहा है इसमें? इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। चेंज नहीं आने का मतलब क्या है कि प्राइस चाहे कितना भी है इसका,
लेकिन डिमांड क्या है, डिमांड लगभग क्या, डिमांड सेम ही है बिल्कुल, प्राइस में कितना भी चेंज आ रहा है इसके, डिमांड पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बन जाएगा अच्छा इसका, ये देखो आप, ये ऐसे है, ये इधर प्राइस है और ये इधर डिमांड है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, ईडी ज़ीरो हो रहा है, ईडी ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि आपकी क्वांटिटी की डिमांड में ये ऐसे बन जाएगा, ये देखिए प्राइस कुछ भी हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है प्राइस में चेंज, बट डिमांड क्या है, सेम है बिल्कुल, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, ये परफेक्टली इन इलास्टिक, ये परफेक्टली इन इलास्टिक का है, राइट। फिर आपका आता है ईडी इक्वल इन्फिनिटी, ये क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या होगा ये, परफेक्टली इलास्टिक। इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर बाई ओनली एट वन प्राइस, प्राइस सेम है इसमें, डिमांड चेंज हो सकती है बट प्राइस सेम है। इसका क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा आपका, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, तो प्राइस क्या है, ये सेम ही है आपका प्राइस, डिमांड में कुछ भी चेंज आ रहा है, प्राइस सेम है, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक ही प्राइस पर बाय कर रहा है, तो क्या होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया है अच्छे से कि इलास्टिक कब है, इन इलास्टिक कब है, राइट। अभी पता चल जाएगा कितना समझ में आया है। चलिए, अभी कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं आपके इलास्टिसिटी के। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, हो सकता है प्रोजेक्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो नेसेसरी है, बहुत इसेंशियल है, और प्रोडक्ट आपका लग्जरी भी हो सकता है। क्या होगा दोनों में, अगर नेसेसरी है तो क्या आएगा, इन इलास्टिक आएगा कि इलास्टिक आएगा, क्या आएगा आपका, क्या लगता है आपको। इन इलास्टिक क्या था, दोबारा रिकॉल कीजिए, क्या था इन इलास्टिक में, ईडी क्या था, लेस देन वन था। इन इलास्टिक में क्या था आपका, ईडी लेस देन वन। क्या था ईडी लेस देन वन से मतलब कि जो क्वांटिटी आपकी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस से कम आ रहा है। तो नेसेसरी में क्या होगा कि वो चीज़ ना जरूरी है, इसेंशियल है आपकी, तो प्राइस में कितना भी चेंज आए उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। आ रहा है आपको समझ कि ये क्यों इनइलास्टिक है। जब कोई प्रोडक्ट नेसेसरी है तो नेसेसरी होने से उसके प्राइस में कितना भी चेंज आए पर डिमांड में उतना चेंज नहीं आएगा उसके, वो कम है, डिमांड में चेंज तब भी प्राइस से कम ही है, तो ईडी क्या है, लेस देन वन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनइलास्टिक। नेक्स्ट फिर आपका आता है लग्जरी। लग्जरी में क्या है, इलास्टिक। क्यों है ये लग्जरी इलास्टिक, सोचो, वाई लग्जरी, लग्जरी प्रोडक्ट को क्यों इलास्टिक में उसको रखा गया है, इलास्टिक की कैटेगरी में। इलास्टिक में क्या होता है, ईडी क्या होता है, ग्रेटर देन वन। क्या मतलब है ईडी ग्रेटर देन वन से, क्या मतलब था कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो किससे ज़्यादा है, प्राइस चेंज होने से ज़्यादा चेंज आ रहा है क्वांटिटी की डिमांड में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा आपका कि प्राइस में चेंज आने से उनकी डिमांड में चेंज आ रहा है, पर राइट, क्वांटिटी डिमांडेड उनकी चेंज ज़्यादा हो रहा है, प्राइस में लग्जरी आइटम्स है ना, लग्जरी आइटम कौन खरीदेगा, जो रिच मैन है ना, अपर सेक्शन जो रिच लोग हैं वही खरीदेंगे। अब उनको फिर इतना वो नहीं होता है, डिमांड में उनकी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हो सकता है उनकी और बढ़ जाए, ठीक है। तो पहली बात तो इतना चेंज नहीं रहता उनके डिमांड में ना, कि प्राइस की चेंज होने से कितना चेंज पड़ रहा है। सॉरी, मैंने क्या बताया अभी आपको, इलास्टिक में क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस मोर देन प्राइस चेंजेस। डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा, प्राइस में चेंज इतना नहीं आएगा क्योंकि वो लग्जरी प्रोडक्ट है ना। आपको समझ आई तो कुछ कुछ कंफ्यूजन हो तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। फिर आपका आता है लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम में क्या हो जाएगा, इनकम लो हो सकती है, मीडियम हो सकती है और हाई हो सकती है। लो में क्या है, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का आपको समझ आ रहा है। अब क्या है, ईडी लेस देन वन, यानी कि लो में क्या है, अब लो इनकम वालों के पास क्या होगा, कुछ इसेंशियल चीज़ें तो होंगी, जो बहुत ही इसेंशियल चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें यूज़ हो रही है। अब प्राइस में कितना भी चेंज आए डिमांड में तो उतना चेंज आएगा नहीं। इसेंशियल चीज़ें तो भाई खाना तो खाओगे ही ना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें वो तो खरीदनी ही पड़ती है सबको। तो लो में क्या आ जाएगा, इन इलास्टिक। सिमिलरली जो हाई सोसाइटी मतलब हाई लेवल ऑफ इनकम है जिनका, हाई लेवल ऑफ इनकम में क्या होगा, वहाँ भी इन इलास्टिक रहेगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत चेंज नहीं आने वाला, पैसा है उनके पास, वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन सारा जो इशू रहता है वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, चेंज कहाँ आता है, मीडियम, मीडियम इनकम में, ठीक है। यहाँ प्राइस चेंज होगा तो यहाँ बहुत चेंज होगा डिमांड में, तो मीडियम में कहाँ आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, इलास्टिक में। ऑल राइट। फिर आपका है क्लोथ सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या नहीं है।
अब देखिए अगर आपका अवेलेबल है तो क्या होगा, इलास्टिक होगा। कैसे होगा इलास्टिक? सपोज अब कल ही जो मैंने आपको जैसे समझाया था ना टी और कॉफी के एग्जांपल से, तो टी और कॉफी में क्या था आपका कि प्रोडक्ट अगर टी कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं, टी पर शिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्लोथ सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो वो इलास्टिक में चला जाएगा, राइट। और चेंज आ जाएगा ना उसकी डिमांड में, वही तो है इलास्टिक में कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा। फिर है कि अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर तो कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर तो वो इलास्टिक में ही रहेगा, प्राइस में चेंज आने से इतना चेंज नहीं आएगा इसकी डिमांड में, राइट, क्योंकि कोई क्लोथ सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। चलिए अभी ना कुछ मैंने आपको जैसे फर्स्ट टाइप आपका बढ़ाया था इलास्टिसिटी का, क्या था वो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। मैंने पहला टाइप आपको यही बताया था। आगे अब कुछ सर्टेन अदर टाइप्स हैं इसमें, और क्या क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे क्या समझ आ रहा है, इनकम इनकम वर्ड ही जब सामने है तो क्या समझ आ रहा है, क्या हो रहा होगा कि जो क्वांटिटी की डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इनकम में चेंज होने की वजह से आ रहा है, राइट। तो जब इनकम में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आई, है ना, इनकम में चेंज हो रही है, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है या इनकम डिक्रीज हो रही है, कुछ भी हो सकती है, उसकी वजह से क्वांटिटी की उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड आपका आता है क्रॉस इलास्टिसिटी, यहाँ से ना क्वेश्चन बनते हैं, तभी मैंने ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ऐड कर दी थी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि इसमें क्वांटिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है कि जो डिमांड है किसी एक गुड की वो चेंज हो रही है, उसके रिलेटेड गुड में के प्राइस में चेंज होने की वजह से। अगेन सेम यही वाला एग्जांपल, टी एंड कॉफी, टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफी को, सब्सटीट्यूट है इसका वो। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड किसी एक गुड की चेंज हो रही है उसके रिलेटेड गुड्स की वजह से, सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री वाली दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसकी डिमांड में चेंज आ गया ना सब्सटीट्यूट की वजह से, राइट। आ रहा है समझ आपको, तो क्या बोलेंगे हम इसको, तो जो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री वाला हमने कल भी समझा था, आज भी हमने देख लिया, ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। नेक्स्ट फिर आपका आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, ये अभी हमने पूरा जो अब ऊपर अभी हम पूरा डिस्कस कर रहे थे वो किस पर बेस्ड था, प्राइस पर बेस्ड था, राइट। तो प्राइस में क्या आ रहा है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है, किस वजह से, उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, प्राइस में। डिमांड में जितना भी चेंज आ रहा है वो किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है, ये हमने ऊपर भी देख लिया था अभी। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया आपको पूरा क्लियर। जल्दी से एक बार दोबारा दोबारा बताओ, जल्दी से रिकॉल करो, इनकम में क्या था, इनकम में चेंज होने की वजह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आ रहा है तो वो क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस क्या था, प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आ रहा है तो वो क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था आपका कि किसी एक गुड की वैल्यू में चेंज होने से, किसी एक पर्टिकुलर गुड की अगर प्राइस बढ़ गया है उसके चेंज होने से उसके रिलेटेड गुड्स में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जैसे कि टी एंड कॉफी का एग्जांपल, सब्सटीट्यूट, राइट। तो वो क्या होगा आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए नेक्स्ट फिर आपका आता है गुड्स। क्या होते हैं गुड्स, कोई भी फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट जो कि क्या करता है, लोगों की नीड को सेटिस्फाई करता है। टेंजिबल क्या होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। तो गुड्स क्या होते हैं, फिजिकल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लोगों की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, ठीक है, फूड टच भी कर सकते हैं आप, नीड को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज है ना, गीजर्स हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, गुड्स में आ जाएंगे। अब गुड्स के भी टाइप हैं सर्टेन सर्टेन पैरामीटर्स पर, जैसे कि सबसे पहले हम टाइप ऑफ गुड्स देख लेते हैं बेस्ड ऑन इनकम, इनकम से हिसाब से गुड्स के कितने टाइप हैं, राइट। तो सबसे पहले आपका आ गया नॉर्मल गुड्स, और दूसरा क्या है इसमें टाइप, इंफीरियर। नॉर्मल और इंफीरियर दो टाइप हो गए इसमें। अब नॉर्मल में क्या है, जब डिमांड आपकी इंक्रीज कर रही है किसकी वजह से, जैसे ही जैसे किसी कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज हो रही है
क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ रही है, तो वो क्या होंगे? वो होंगे नॉर्मल गुड्स। जैसे कि ऑर्गेनिक फूड थोड़ा सा महंगा आता है, राइट? इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सारे गुड्स तो सब नॉर्मली नहीं खरीद पाते ना, अगर इनकम कम है, इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स। सेकेंड फिर आपका आता है इनकम के बेस पे इंफीरियर गुड्स। यहाँ सिचुएशन अपोजिट है, यहाँ क्या हो रहा है? डिमांड कम हो रही है, किसकी वजह से? अगर इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड क्या होगी? और अगर इनकम आपकी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशन है इसमें, राइट? डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, इनकम कम है तो। ठीक है, तो ये क्या होंगे? इन्फीरियर गुड्स। ये लो क्वालिटी वाले आइटम्स हैं। इनकम बढ़ जाती है तो लो क्वालिटी वाले आइटम्स लोग कम खरीदना प्रीफर करते हैं, थोड़ा और अच्छी क्वालिटी के खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है? उनकी डिमांड गिर जाती है। इनकम कम हो जाएगी तो बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे, तो फिर सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे समझ इन्फीरियर। इनकम के बेस पे कितने टाइप हैं? कितने टाइप है इनकम के बेस पे? दो टाइप थे आपके, एक क्या था? नॉर्मल, और दूसरा क्या था? इन्फीरियर। चलिए, नाउ बेस्ड ऑन प्राइस, प्राइस के बेस पे भी अगेन दो हैं। फर्स्ट इज वेबलन और दूसरा क्या है आपका? गिफिन। वेबलन क्या है? इसमें तो एकदम प्रेस्टिजियस आइटम्स, डिजाइनर आइटम्स, लग्जरी चीजें आएंगी वेबलन में। तो ये ऐसे गुड्स हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है प्राइस में इंक्रीज होने से। वाई, क्यों हो रही है ये? प्रेस्टीज की वजह से, स्टेटस की वजह से। ठीक है, तो ये क्या होंगे? वेबलन गुड्स। ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड प्राइस में इंक्रीज होने से, डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? डिमांड भी बढ़ रहा है। अब गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स क्या है? इसमें भी क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है, कब? जब प्राइस बढ़ रहा है। बट यहाँ दोनों में रीजन अलग अलग है कि क्यों बढ़ रहा है। यहाँ किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? प्रेस्टीज और स्टेटस की वजह से। और यहाँ क्या हो रहा है? इनकम का कुछ इफेक्ट आ रहा है, ड्यू टू इनकम इफेक्ट, राइट? सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो गिवन में क्या हो रहा है? डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, डिमांड डिक्रीज भी कर सकती है, डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। दोनों ही सिचुएशन में है तो गिवन गुड्स। एग्जांपल क्या है इसके? जैसे पोटैटो है, राइस है, ये गिवन वाले भी ना बेसिकली ये भी इंफीरियर ही है, बट इसमें क्या है? ये थोड़े इसेंशियल गुड्स हैं, इंफीरियर है बट इसेंशियल है। ठीक है, तो वेबलिन क्या है? इसमें तो डिजाइनर आइटम्स हो गए, एक्सपेंसिव डायमंड्स हो गए, जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना उनका डिमांड बढ़ जाएगा। वाई? प्रेस्टीज, स्टेटस, उन सब चीज़ों की वजह से। फिर आपका नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन यूजेस। यूज के हिसाब से कितने? यूज के हिसाब से फिर दो टाइप हो जाएंगे, एक इंटरमीडिएट आएगा और दूसरा क्या आएगा आपका? फाइनल गुड्स आएंगे। इंटरमीडिएट नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है, इंटरमीडिएट क्या है? ऐसे गुड्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं एज ए इनपुट, फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम एज ए इनपुट इनको यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोई कॉटन यान है, ये क्या है? कोई कॉटन आम हमारे पास यान है, इसको यूज किया जा रहा है किसके लिए? कॉटन के फैब्रिक को कॉटन बनाने के लिए, राइट? फिर इससे भी फर्दर क्या बनेगा? कोई पर्टिकुलर क्लॉथ बनेगा, टॉप्स बनेंगे या फिर पैंट्स बन रही हैं, तो ये फर्दर यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? कॉटन यान क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्टली तो हम इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ना, इसको यूज किया जा रहा है किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। और फिर एक क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। ये क्या होंगे? इनमें फर्दर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, कोई पर्टिकुलर बन गया तो बन गया, और कोई इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला। अब आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। इसको भी फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक क्या है? कंजम्पशन, और दूसरा है कैपिटल। कंजम्पशन में क्या होगा? जो कंज्यूमर ने अल्टीमेटली कंज्यूम कर ही लिया, किसी कंज्यूमर ने इसको कंज्यूम कर लिया, जैसे कि क्लॉथ कोई बन गया, उसने वो पहन लिया तो वो कंज्यूम हो गया, अब उसको और फर्दर उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। कोई फूड आइटम्स है ना, सपोज कुछ आपका मैगी है, या फिर मतलब वो तो उसने कंज्यूम कर लिया ना, फर्दर तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, या फिर बिस्किट्स हैं, कुछ भी ऐसी चीजें आ गई, फूड है कुछ भी, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो कंजम्पशन। एक है आपका कैपिटल। कैपिटल में क्या है? कैपिटल को हम यूज कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन में, मतलब इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, बट इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि मशीन का आप एग्जांपल लीजिए, कोई मशीन है ये,
अब इस मशीन को यूज कर रहे हैं हम फर्दर कुछ अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, इसमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, ये तो फाइनली गुड हो गया ना, बट इसका भी यूज हमने किस में कर लिया, और प्रोडक्ट बन रहे हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, क्या होगा ये, कैपिटल गुड्स। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा है कि कंजम्पशन गुड कौन से हैं और कैपिटल क्या है, दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है इसमें, राइट। आगे चलें, आगे इतना अच्छे से समझ में। यूज के हिसाब से कितने थे, इंटरमीडिएट था और फाइनल था। इंटरमीडिएट में क्या था, ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा था, और फाइनल इसमें कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी थी। इसको भी फिर हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया था, कंजम्पशन जो अल्टीमेटली कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, और फिर कैपिटल था, कैपिटल क्या था, ये मशीन वगैरह टूल्स वगैरह जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, बट इस मशीन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये बन गई तो वो बन गई एक बार, उसमें फिर फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या है, फाइनल गुड्स। दो और गुड्स हैं, एक है आपका पब्लिक गुड्स और दूसरे हैं प्राइवेट गुड्स, यहाँ से भी पीवाईक्यूज बने हैं। पब्लिक गुड्स में क्या है, कैसे गुड्स हैं ये, जो नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवलरस है। क्या मतलब होता है इन दो टर्म से, नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, सभी के लिए है ये, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, नॉन एक्सक्लूडेबल है। दूसरा है नॉन राइवलरस, नॉन राइवलरस से क्या मतलब है कि किसी के कंज्यूम करने से इनकी अवेलेबिलिटी दूसरों लोगों के लिए कम नहीं होगी। समझ रहे हैं आप राइवलरस से मतलब, नॉन राइवलरस क्या बताया मैंने आपको कि अगर इनको किसी सर्टेन कुछ लोगों ने इनको यूज किया तो इनके यूज करने से फर्दर आगे और लोगों के लिए इनकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी। आ रहा है आपको समझ में अच्छे से, तो ये किस में चला जाएगा, नॉन राइवलरस। एग्जांपल्स क्या हैं इसके, लाइक पब्लिक पार्क्स, फ्रेश एयर सबके लिए अवेलेबल है, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है, पब्लिक पार्क्स में सब जा सकते हैं, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया। ऐसा भी नहीं है कि कोई आज हम पब्लिक पार्क में चले गए तो कुछ दूसरों के लिए कुछ अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो तब भी ऐसा ही रहेगा सबके लिए। इनको क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स। सेकंड क्या है फिर दूसरा, प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स में क्या है, रिकॉल कीजिए आप जल्दी जल्दी से, क्या है ये, क्या रहा है प्राइवेट गुड्स में, ऐसे गुड्स, अपोजिट हो गया उसका, जो एक्सक्लूडेबल है और रेवेलरस है। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है, अगर सपोज आप कोई क्लोथ खरीदने गए, ठीक है, अगर आप इसके लिए पेमेंट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, पेमेंट नहीं करोगे तो ये क्लोथ आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप, तो क्या हो गया, ये एक्सक्लूडेबल हो गया ना, क्या है ये, क्लोथ क्या है, प्राइवेट गुड्स है। ऐसे ही रेवेलरस भी है, ये रेवेलरस क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हो सकता है उसकी इतने ज़्यादा पीसेस नहीं है, जैसे मोबाइल फोन्स का ले लेते हैं, हो सकता है कम है उसके पीसेस, तो क्या होगा, अगर सपोज हमने मान लिया 100 यूनिट्स थी उसकी अवेलेबल, ठीक है, और अगर 50 लोगों ने खरीद लिया तो क्या हुआ, बाकी तो 50 ही बचे ना, तो इससे क्या होगा, लोगों के लिए इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रहा है आपको समझ में, अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या होगा, ये प्राइवेट गुड्स होंगे। रिवाइज कीजिए एक मिनट आप, एक सेकेंड आप रिवाइज कीजिए। सॉरी, आ रहा है, आगे दोनों में डिफरेंस समझ में, पब्लिक गुड्स क्या है और प्राइवेट क्या है। नेक्स्ट चलें, अभी देख लिया अच्छे से क्या है ये, मतलब समझ आ गया, एक्सक्लूडेबल क्या है, रेवेलरस क्या है। क्या था एक्सक्लूडेबल में, जिसमें एक्सक्लूड किया जा सकता है, और रेवेलरस क्या था कि कुछ लोग यूज करेंगे तो अवेलेबिलिटी फर्दर क्या हो जाएगी, बाकियों के लिए कम हो जाएगी, ठीक है, तो दैट इज रेवेलरस। तो इनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट। पब्लिक में ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों ही सिचुएशन अपोजिट है, ना किसी को एक्सक्लूड करेंगे और ना ही कुछ लोगों के कंज्यूम करने से वो बाकियों के लिए उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी। इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स बोलते हैं। चले नेक्स्ट, अच्छे से समझना, एंड में क्वेश्चन है, पता चलेगा फिर कितना क्या आपको समझ आया है। अच्छा, रिसोर्स का अलोकेशन कैसे होता है, कौन करता है रिसोर्स का अलोकेशन, स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में हमने कल बात की थी, गवर्नमेंट कर रहा है, प्लानिंग कमीशन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है, और क्या कौन कर रहा है, मार्केट कर रहा है। तो अगर सपोज मार्केट रिसोर्स को अलोकेट कर रहा है तो उससे क्या फायदे होंगे, एडवांटेजेस क्या रहेंगे उसके,
एक तो ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन होगा, मार्केट क्या इंश्योर करेगा कि एलोकेशन किस बेस पे हो, लोगों की विश के बेस पे, डिमांड के बेस पे, जो डिमांड करेंगे वही मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, मार्केट क्या लेके आती है और क्या फायदा है, एफिशिएंसी आएगी। कैसे आएगी एफिशिएंसी, कंपटीशन बढ़ेगा, और भी ज्यादा से ज्यादा कई सारे फर्म्स है तो कंपटीशन बढ़ेगा। अब जब कंपटीशन होगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एफिशिएंट बनेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आपका एफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उनको प्रॉफिट होगा। और मार्केट का तो सारा ही चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, प्रॉफिट पे डिपेंड करती हैं। तो अगर उनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो क्या है, कंपटीशन हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, एफिशिएंट बनेगा। तो क्या एडवांटेज है इसका, एफिशिएंसी आएगी रिसोर्स की एलोकेशन में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, डिसएडवांटेज क्या है फिर उसके। अच्छा, मार्केट, ये जो सोशल जस्टिस वाली चीजें है ना, वेलफेयर वाली, ये तो मार्केट से नहीं आती। इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें कोई रोल ही नहीं है मार्केट का। इसमें तो गवर्नमेंट ही कर सकती है वेलफेयर वाले, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होता ना, प्रॉफिट नहीं होता तो फिर वो करेंगे ही नहीं, ये वाली सोशल जस्टिस को डिलीवर ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है फिर आपका, कि मार्केट गैप फिल कर सकती है किस किस के बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच में, बट कांट फुलफिल द गैप बिटवीन नीड एंड सप्लाई। देखो, डिमांड है, जितनी डिमांड होगी मार्केट सप्लाई कर देगा, वाई, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। बट डिमांड और नीड में डिफरेंस है, नीड है, हो सकता है नीड कौन से लोगों को है वो इतना पे ही ना कर पाए, तो उस गैप को, ये नीड और सप्लाई के गैप को मार्केट फुलफिल नहीं कर पाता, ये कर देगा डिमांड एंड सप्लाई वाला। वाई, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। आ रहा है आपको समझ में अच्छे से, आई होप आपको सब चीज़ें आ रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप जब लेक्चर देखते हैं, कि ठीक है यहाँ पर ये वाला पार्ट कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो आ ही रहा होगा, मैं ट्राई कर रही हूँ एकदम इजी में सब समझाने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या डिसएडवांटेज है। मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी, पॉवर्टी एलिविएशन, सस्टेनेबल, वही फिर वेलफेयर वाली चीजें आ गई ना, ये भी तो इनको भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है फिर आपका, कि मार्केट ना अगर कोई एक्सटर्नैलिटी की प्रेजेंस में परफॉर्म नहीं कर पाता, एक्सटर्नैलिटी है तो मार्केट वहाँ फिर रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट नहीं कर पाएगा। एक्सटर्नैलिटी क्या होता है, क्या होता है एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नैलिटी होता है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ठीक है, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, या तो कुछ बेनिफिट होगा, दो चीजें होंगी ना, बेनिफिट होगा, या दूसरी कंडीशन क्या है, लोगों को उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, कुछ नुकसान होगा उसका या बेनिफिट होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से। और हो किसको रहा है, किसी थर्ड पार्टी को हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी है क्या, बेसिकली कॉस्ट और बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स अ थर्ड पार्टी। तो एक्सटर्नैलिटी क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये क्या हुआ आपका पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव में क्या हो गया, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है, नेगेटिव। अब आप ये देखिए, कोई फॉर्म है, सपोज वो पहले क्या कर रहा था, अपना जो वेस्ट है वो डंप कर रहा था वाटर में ऐसे ही बिना उसको ट्रीट किए, वेस्ट मटेरियल है वो ऐसे इस वाटर बॉडी में डंप कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप इसको ऐसे डंप नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर फिर डंप करना है अपने वेस्ट को। अब इससे क्या होगा, अगर उसको प्रॉपर वो ट्रीट करके करना है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से क्या होगा, सप्लाई क्या कर देगा, वो प्रॉफिट कम हो रहा है तो सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे ही सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, ये किसका इम्पैक्ट पड़ा, अब ये प्राइस बढ़ गया, ये इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, थर्ड पार्टी पर, कंज्यूमर्स पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई लेकिन इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, थर्ड पार्टी पर। और वो कैसे भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, राइट। ये ग्राफ वही है सेम, कि प्राइस सेम है, पहले इतना सप्लाई कर रहा था बट अब क्या हुआ, कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका बढ़ गया, तो इतना करेगा तो कितना, कैसे शिफ्ट आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया। कल मैंने आपको अच्छे से बताया था लेक्चर में, याद नहीं है तो आप दोबारा एक बार वहाँ जाके देख लेना और क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा आपका आता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या है, सपोज कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है किसी एरिया में, उससे क्या होगा, ये रोड बन गई, रोड के बनने से क्या होगा, आसपास क्या बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, ठीक है।
स्कूल बन अब पहले क्या था, सपोज ब्रॉड नहीं थी तो कोई एक ही स्कूल है तो फीस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन अब क्या हो गया, अब बहुत सारे स्कूल्स बन गए, स्कूल ज़्यादा बन गए, कंपटीशन बढ़ गया, तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी अब ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, अब अच्छे से है, कंपटीशन हो रहा है तो प्राइस फिर लोगों के लिए कम हो जाएगा। तो ये फायदेमंद हुआ सोसाइटी के लिए। तो ये किसका रोल था, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का, ठीक है। चलिए, तो ये वही है कि एक्सटर्नैलिटी नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। अब आता है इम्पोर्टेंट और आज का लगभग लास्ट ही टॉपिक है ये, मार्केट के टाइप्स। इसके बाद तो फिर हम PYQs देखेंगे कुछ। अब देखिए, टाइप ऑफ मार्केट। अब मार्केट के टाइप हम सबसे पहले देखते हैं किस बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे देखते हैं हम सबसे पहले। किस बेसिस पर, कंपटीशन के बेसिस पर। अब कंपटीशन के बेसिस पर दो टाइप होंगे, एक तो होगा क्या, परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरा क्या होगा आपका, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट अब इम्परफेक्ट में क्या है, फर्दर फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इनको, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। आ रहा है अच्छे से समझ में क्या हो रहा है, कंपटीशन के बेस पे हमने दो उसमें डिवाइड किया मार्केट को, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को फर्दर फिर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस वाले सेक्शन से, अच्छे से देखना तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। CDS CAPF उसमें तो बहुत ही बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। चलिए, अब देखिए परफेक्ट में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन हो रहा है अच्छे से, तो फर्म्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब फिर मोनोपोली में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, अब मैं इनको साथ में लेके चलती हूँ। मोनोपोली में क्या हो रहा है, मोनोपोली सिंगल फर्म है, और सिंगल फर्म है तो क्या होगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा, एकदम यूनिक होगा जब एक ही सिंगल फर्म ही है। यहाँ पे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है। मैं आपको ना दो टर्म बता देती हूँ पहले ही। यहाँ देखिए आप, अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं मोनोपोलिस्टिक में भी, और यहाँ पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, डिफ्रेंशिएटेड है। क्या है मतलब, होमोजीनियस से क्या मतलब है, और डिफ्रेंशिएटेड से क्या मतलब है आपका, ठीक है। होमोजीनियस से मतलब क्या है कि ये ज्यादा ब्रांड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ब्रांड्स का कोई मतलब नहीं है इससे, ब्रांड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या है ये सारा, आप कहीं से भी लेंगे प्रोडक्ट लगभग सेम ही होगा। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ऑलमोस्ट सेम ही है, वो ज़्यादा ब्रांड पे डिपेंड नहीं कर रही है। हाँ, प्राइस पे डिपेंड थोड़ा बहुत कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम इसका लेते हैं, राइस आप ले वीट ले लो। अब वीट का क्या, कोई इतना ज़्यादा ब्रांड पे डिपेंड नहीं करेगा ना, वीट तो हर जगह सेम ही मिलेगा ऑलमोस्ट। तो क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मतलब क्लोथ सब्सटीट्यूट है इसका अवेलेबल, राइट, है वीट। तो फिर ऐसे ही डिफरेंशिएटेड में क्या है, डिफरेंशिएटेड में है कि ब्रांड से रिकॉग्नाइज होगा, ये ब्रांड ब्रांड यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा। जैसे कोई पर्टिकुलर शॉप शॉप बना रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो अब हर किसी में थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा ही, अपना कुछ अलग रहेगा। सब्सटीट्यूट है बट इतना प्रॉपर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता। तो जैसे सॉप हो गया, पेन हो गया, पेन किसी पर्टिकुलर ब्रांड का है, तो इनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड गुड्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगे, लार्ज होंगे। मोनोपोली में क्या है, सिंगल है। और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है। अगेन फिर ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स है। अपोजिट वो चल रहा है ना, देखो यहाँ ज्यादा थे फर्म्स, यहाँ सिंगल ही है, यहाँ फिर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, और फिर यहाँ फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स हो गए ओलिगोपोली में। यहाँ पर क्या है, परफेक्ट में नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस, जैसे कि वीट है। मोनोपोली में क्या है, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, बता दिया ना मैंने आपको, डिफरेंशिएटेड ब्रांड से एसोसिएटेड होते हैं। फिर देखो फर्म क्या है, अब देखो परफेक्ट कंपटीशन हो रहा है तो फर्म्स प्राइस टेकर है, खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, फर्म फर्म प्राइस लेगा, प्राइस टेकर है। लेकिन मोनोपोली है तो फर्म क्या करेगा, प्राइस मेकर है, प्राइस खुद से डिसाइड करेगा वो। मोनोपोलिस्टिक में क्या हो रहा है, फर्म का कंट्रोल है प्राइस पे, बट तभी भी प्राइस मेकर नहीं है, वो कंट्रोल है उसका प्राइस पे। नेक्स्ट फिर ये क्या आता है, यहाँ पे क्या इंटरडिपेंडेंस है फर्म्स के बीच में। फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई क्लोथ सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है उसका। ये तो, अच्छा ये तो आ ही गया था। जैसे यहाँ नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या था आपका, यूनिक था,
यहाँ पर क्या था, मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड था, ओलिगोपोली में क्या है, दोनों है, होमोजीनियस वाले भी आ जाएंगे आपके और डिफरेंशिएटेड भी आ जाएंगे, राइट। क्या है, होमोजीनियस भी है और डिफरेंशिएटेड भी है। आगे देखते हैं, एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप, परफेक्ट कंपटीशन है तो एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप नहीं होता, बट मोनोपोली है, सिंगल ही फॉर्म है, तो एक्सप्लॉयटेशन तो होगा, तो वेरी हाई रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। फिर मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं बट ब्रांड वाला आ रहा है, तो कुछ कुछ स्कोप होगा यहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन का। ओलिगोपोली में भी होता है, देयर विल बी स्कोप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो फर्म्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। मोनोपोली में यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन है एंट्री और एग्जिट में, सिंगल फर्म है तो रेस्ट्रिक्शन होगा। फिर मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स थे, तो यहाँ भी क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है फर्म्स का। ओलिगोपोली में यहाँ पर भी फिर अगेन वही फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स थे, तो यहाँ क्या होगा, एंट्री और एग्जिट में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन ही होगा। अच्छा, ये किस बेस पे था, ये आपका किस बेस पे था, कंपटीशन के बेस पे था। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया के बेस पे। एरिया के बेस पे कैसे होगा, दो क्लासिफिकेशन हो जाएगा फर्दर, लोकल मार्केट और दूसरा क्या होगा आपका, नेशनल मार्केट, एरिया के बेस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर दूसरा किस हिसाब से देख रहे हैं हम, कि क्वांटिटी कितनी है किसी कमोडिटी की, कितनी क्वांटिटी में मार्केट प्रोड्यूस कर रही है, तो क्वांटिटी कितनी है कमोडिटी की, उसके बेस पे भी तो हो जाएगा होलसेल, एक होलसेल हो जाएगा और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा आपका रिटेल हो जाएगा, ठीक है। होलसेल में क्या होता है, बल्क में रहती हैं चीज़ें, बहुत बहुत ज़्यादा में रहती हैं। रिटेल पे तो, रिटेल में तो इतना नहीं होता, कम ही होता है, बट इसमें बल्क में जाएंगे, तो क्वांटिटी के हिसाब से हो गया, क्वांटिटी ज़्यादा तो होलसेल मार्केट, कम है तो रिटेल मार्केट। आगे आपको समझ में अच्छे से आ रहे हैं ना, मार्केट वाला अच्छे से समझ में, बिल्कुल। चलिए, फिर इसमें ना कुछ और अदर टाइप ऑफ मार्केट्स हैं, जैसे पहली है यहाँ पर कार्टेल। कार्टेल में क्या हो रहा है, ये भी एक मार्केट का ही टाइप है। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ जो फर्म्स हैं वो ना आपस में एक अग्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके, अपने आउटपुट को, अपने प्राइसेस को, आउटपुट को लिमिट कर सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ये क्या है वैसे, कार्टेल है क्या, इलीगल है, अनडिजायरेबल है। तो कार्टेल में क्या हो रहा है, कुछ फर्म आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ अग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। हो गया क्लियर अच्छे से, क्या कार्टेल, कुछ फर्म आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। क्या है और कार्टेल, इलीगल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ओपीईसी। क्या है ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो वाली कंट्री जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर रही है, उन्होंने आपस में सपोज वो जो आपस में एग्रीमेंट है, दैट इज कार्टेल। फिर आता है आपका मोनोपसोनी। मोनोपसोनी में क्या है, सेलर ज्यादा है, बायर कौन है, सिर्फ सिंगल है, बनाने वाले प्रोडक्ट बहुत है, खरीदने वाला कोई एक ही है। सेलर क्या है, मैनी, बट बायर क्या है, सिंगल। इसको क्या बोलते हैं फिर हम, मोनोपसोनी। एग्जाम्पल क्या है इसका, टैंक्स। नॉर्मल जो कॉमन मैन है वो तो टैंक नहीं खरीदेगा ना, टैंक तो गवर्नमेंट ही खरीदेगी। डिफेंस इक्विपमेंट है, उनको भी नहीं खरीदेगा कोई कॉमन मैन। तो ये इस टाइप की मार्केट को क्या बोलते हैं, मोनोपसोनी। हो रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, क्या है मोनोपसोनी में, सेलर्स क्या है, ज्यादा है, बायर क्या है, सिंगल है, तो दैट इज मोनोपसोनी। फिर आपका आता है बाइलेटरल मोनोपोली। नाम से ही थोड़ा पता चला है ना, बाइलेटरल, कुछ दो लोगों के बीच में आपस में हो रहा है। तो इसमें क्या है, एक ही सेलर है और एक ही सिंगल बायर है किसी प्रोडक्ट का, और प्राइस को कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, नेगोशिएशन से। दो पार्टीज हैं, उनके बीच में आपस में क्या हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है और इस हिसाब से प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल मोनोपोली। सिंगल बायर और सिंगल ही सेलर है। जैसे कि कोई कॉर्पोरेट है, ये कोई कॉर्पोरेट मान लेते हैं, इधर ये ट्रेड यूनियन है। अब इनका आपस में नेगोशिएशन हुआ कि ठीक है, ये आप ये वाला ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले इनको इतना वेज है, इतना इनका फिक्स पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाइलेटरल मोनोपोली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर आपका आ गया, लास्ट है ये मार्केट के टाइप्स में, नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सिंगल फर्म ही इकोनॉमिक एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकता है। कंपटीशन की एज सच बहुत अनडिजायरेबल है, कंपटीशन की यहाँ नेचुरल मोनोपोली में जरूरत है नहीं। क्या है नेचुरल मोनोपोली में, जल्दी से बताइए क्या है, सिंगल फर्म ही क्या करेगा,
जो सिंगल फर्म है वो मैक्सिमाइज करेगा एफिशिएंसी को। कंपटीशन अनडिजायरेबल है, नहीं चाहिए कंपटीशन की इतनी जरूरत है नहीं यहाँ पर। क्या आ जाएगा ये? नेचुरल मोनोपोली। एग्जांपल्स क्या है इसके? जैसे वाटर सप्लाई हो रही है, पाइप सिस्टम, पूरा नेटवर्क बिछाया जा रहा है। नेशनल हाईवेज का, नेशनल हाईवेज, बिल्डिंग ऑफ नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नेचुरल मोनोपोली। चलिए, अब नेक्स्ट आपका आता है यूटिलिटी। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है यूटिलिटी? क्या होता है? अच्छा, आपने एग्जांपल लीजिए, तब मैं आपको बाद में बताती हूँ। सपोज कोई, किसी को ना बर्गर बहुत पसंद है, ठीक है। अब बर्गर अगर पसंद है तो आपने क्या किया, किसी ने एक बर्गर खाया, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तभी भी खाने में सेटिस्फेक्शन आ रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बर्गर बढ़ाते गए, 2 बर्गर बढ़ा दिए, तब तक भी चलो ठीक है, अच्छा लगा। 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए। अब क्या होगा? अब जैसे जैसे लिमिट बढ़ती जाएगी क्या होगा? सेटिस्फेक्शन आपका ड्रॉप हो गया। अब आपको मजा ही नहीं आ रहा है खाने में बर्गर को, अच्छा भी नहीं लगता, वो मन करता है भाई बस हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए और ज्यादा। इसी को क्या बोलते हैं? क्या है ये? यही यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होता है यूटिलिटी। जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है किसी भी कमोडिटी की यूनिट को कंज्यूम करने से। आप कोई कमोडिटी या कोई प्रोडक्ट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंज्यूम उसको कंज्यूम करने से क्या हो रहा है? आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट। उसी सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। आ गया ना आपको समझ में? आपको एक बर्गर खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिला, क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसको? यूटिलिटी। अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल सेटिस्फेक्शन आपने कितना कितना मिला आपको फ्रॉम ए गिवन यूनिट ऑफ, क्योंकि एक यूनिट तो नहीं ली ना आपने, तो इस गिवन यूनिट ऑफ कमोडिटी से आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला आपको, तो दैट इज टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज छूट गई बीच में, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। देखिए सपोज आपने पहले एक यूनिट कमोडिटी को कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला कितना? 10 का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने सेकंड यूनिट फिर आपने एक और बर्गर खा लिया, अब क्या हुआ? अब आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ऑलरेडी, क्योंकि आप खा चुके हैं। तो इस बार क्या हुआ, आपका कम हो गया सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या थी? एक एडिशनल यूनिट थी। फिर फर्दर आपने तीसरा बर्गर खा लिया, अब आपका सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, 5 का ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अब। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? कि एडिशनल यूनिट को जैसे जैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो उसको उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल कितना आपको, जैसे 10 था, फिर अगले में 8 का सेटिस्फेक्शन और मिल गया, तो टोटल यूटिलिटी में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर आपको 5 का सेटिस्फेक्शन और मिल गया, तो कितना हो गया? ये और ऐड हो जाएगा, इसमें 23 हो जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? बेसिकली टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, सो दैट इज टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या आएगा आपका? टोटल यूटिलिटी, जितना भी ये टोटल यूटिलिटी है उसको डिवाइड कर देंगे किस चीज से? नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कंज्यूम की हमने, जैसे 26/5। तो ये क्या आ जाएगा आपका? एवरेज यूटिलिटी आ जाएगा। आ रहा है अच्छे से यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में? ऑल राइट। तो अब हमारा अब ये लास्ट है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वही चीज है ये कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने की वजह से आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो एडिशनल यूनिट का धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये हो रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ये। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे एडिशनल यूनिट आप लेते जाएंगे, आपका सेटिस्फेक्शन उस कमोडिटी के लिए धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सो दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं, ठीक है, कितना आपको समझ में आया। मैंने आपको बताया था ना परचेजिंग पावर पैरिटी। तो देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। क्या था? यही तो बताया था मैंने, क्या था? कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स हैं, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उसका एक्सचेंज रेट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी? सही है, सही हुई है। तो अब देखिए ये मैंने क्यों क्वेश्चन डाला है, इसमें ये स्टेटमेंट उन्होंने स्टैटिक से डाल दी, दूसरा करंट वाली स्टेटमेंट ऐड कर दी। ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। क्या डाला इसने सेकंड में? कि इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या थी इंडिया? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। आंसर क्या आएगा आपका? ए आ जाएगा। आ रहा है समझ में अच्छे से? नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन फिर आपका है
फिर देखिए वही पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये सब्सटीट्यूट वाला कॉम्प्लीमेंट वाला, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है 2021 में कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ, किसी भी डिमांड कब बढ़ रही है, अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी किसी कमोडिटी की, बढ़ेगी ना। मैंने टी और कॉफी का एग्जांपल याद करो, ठीक है। फिर दूसरा है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का अगर प्राइस बढ़ रहा है, क्या था उसका एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल वाला, कहाँ बढ़ रही है डिमांड, डिमांड तो कम हो जा रही है, ठीक है। सेकंड तो नहीं आएगा। फिर क्या है नेक्स्ट, अच्छा सेकंड नहीं आएगा तो क्या हट गया, ये भी हट गई स्टेटमेंट, ये भी हट गई, बची कौन सी 1 and 4 और 1 3 and 4। इसका मतलब फोर्थ तो वैसे भी है ही आपका, अगर प्राइस किसी चीज का कम होगा तो हमें पता है ना, प्राइस कम होता है तो क्या होता है, डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो फोर्थ तो आ जाएगा। थर्ड देखिए, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, क्या आएगा इसमें, गुड एक इंफीरियर गुड है और आप कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, ये तो नहीं आएगा ना। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो इंफीरियर गुड की तो डिमांड घट जाती है, यही तो बताया था मैंने आपको इंफीरियर के केस में, तो ये तो कट गया, यानी थर्ड तो नहीं आएगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकॉग्नाइज एज इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ, पढ़ाया था ना मैंने, किसकी जब मार्केट मैकेनिज्म की बात हो रही थी आया था ना, इसको इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है सीपीएफ में 2020। नेक्स्ट आइए, फिर आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करें किसी इंडिविजुअल की डिमांड को, जैसे है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या आएगा इसमें देखिए, अगर डिमांड जो है प्राइस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है, इनकम पे बिल्कुल करेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इनकम का भी। फिर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बिल्कुल पड़ता है, टी एंड कॉफी देखिए, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, टी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का भी इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पे, तो क्या होगा आंसर, तीनों ही आ गए इसमें, तो सी हो जाएगा इसका, सीएपीएफ में आया हुआ है 2014 में। एक और देख लेते हैं, अच्छा ये फिर और मैंने आपके लिए क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ये होमवर्क आपके लिए है, ठीक है। ये इसमें क्या करना है आपको, ये लीजिए मैं मार्किंग कर देती हूँ इस पर, ये आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है, आप बताएंगे इसका आंसर, ये मैंने आपके लिए डाला है। 3-4 क्वेश्चन है, वही है जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। लेक्चर आपने ध्यान से देखा तो आप सॉल्व कर लेंगे, 4 क्वेश्चन हैं ये, और इसको आप इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मार्किंग मैंने कर दी है इनकी। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, अपने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप वहाँ जाइए, डाउनलोड कीजिए और लेक्चर को आराम से देखिए। कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको कमेंट कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे जैसे मैं नया लेक्चर डालूँ, जिस टाइम भी डालूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस आपको ये अच्छे से रिवाइज कर लेना है आज, ठीक है, रिवाइज अच्छे से कर लेना है अपना, ताकि आगे जितने भी मैं लेक्चर पढ़ाऊँ आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। ओके देन।